हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। ध्येय का टेस्ट सीरीज था जिसमें हम लोगों ने टेस्ट 3 तक तो कंप्लीट कर रखे हैं। सेट 3 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर सेट 4 की बात करें, इसमें 3 पार्ट हमने कर रखा था। दो पार्ट हमने कर रखा था, 2 पार्ट तो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने 85 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट में 30 क्वेश्चन थे और उसके बाद अब अगले सेट में हम लोगों ने 85 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 86 से। उम्मीद है आपको पिछले सारे सेट पसंद आए होंगे। अगर उनमें कोई कमियां लगती हैं तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज का हम अगला सेट देखते हैं। इस सेट में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे कोड दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पे उद्योग अर्थात औद्योगिक नगरें और शहर कौन कौन से हैं, मिलान करना है कि विशेषता उनकी क्या है। फर्स्ट ए दिया हुआ है पेंटिंग, बी दिया हुआ कथक अर्थात मथुरा दिया हुआ है, सी दिया घंटी, मेरठ दिया हुआ है। तो आपको मिलान करके बताना इनमें से कौन सा सम्मिलित है। यहाँ डी में दिया हुआ है कैंची सहारनपुर। तो बताइए इनमें से कौन सही सम्मिलित है। अगर आपको याद हो थोड़ा भी तो बताइए पेंटिंग के लिए कौन सा जगह फेमस है। अगर मैं बोलूँ मूर्ति कला के लिए भारत में कौन सी मूर्ति कला के कितने स्वरूप हैं हमारे वहाँ। एक आप बताएंगे गंधार, दूसरा मथुरा, अब तीसरा कौन सा है बताइए। आंध्र प्रदेश में बिलोंग करता है वो रीजन, आप उसको बताइए तीसरा कौन सा रीजन है। चलिए इसमें हम देखते हैं पेंटिंग के बारे में बात करें तो पेंटिंग का संबंध किससे है। पेंटिंग अगर बात करेंगे तो मथुरा पेंटिंग हो गया, मथुरा संबंध है पेंटिंग का रीजन। अगर कत्था की बात करें, कत्थक नहीं है कत्था है, कत्था की बात करें जो पान में यूज़ किया जाता है कत्था, वो रेड करने के लिए वो वाला कत्था है। बताइए किससे संबंध है कत्था का। अगर कत्था की बात करेंगे आप तो बरेली हो जाएगा, बरेली का संबंध किससे, कत्था से। अगर घंटी की बात करें, घंटी या घंटा जो भी कह लीजिए, तो घंटी की बात करें तो किससे है, घंटी का संबंध किससे, सहारनपुर से। घंटी का संबंध सहारनपुर से। फिर कैंची की अगर बात करें तो किससे, किसके इसका संबंध है कैंची, कैंची का संबंध मेरठ से है। मेरठ आप लोगों ने सुना होगा मेरठ का नाम, तो इसका संबंध मेरठ से है कैंची का। फिर अगर मैं आपसे पूछूं ताले का संबंध किससे है बताइए। ताले का संबंध, ताला वो जो घरों में लटकाया जाता है ताला, उसका संबंध किससे है, कौन से राज्य से, उसका जिलों से संबंध उसका है। तो ताले की बात करेंगे तो अलीगढ़, अलीगढ़ 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 से संबंध है इसका। अलीगढ़ से संबंध है किसका, ताले का। अगर चमड़ा उद्योग की बात किया जाए, चमड़ा उद्योग केवल चमड़े की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, कानपुर। लेकिन चमड़ा उद्योग की बात किया जाए तो हो जाएगा हमारा आगरा। फिर आपसे मैं बात करूँ कांच, कांच की चूड़ियाँ आप लोगों ने नाम सुना होगा। कांच के सामान बहुत से आते हैं खूबसूरत खूबसूरत। तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, कांच ही केवल स्पेशल आपसे पूछा जाए कांच के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो आप क्या बताएंगे बताइए। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फिरोजाबाद फेमस है किसके लिए, कांच की चूड़िया के लिए। और फिर अगर मैं पूछूं आपसे पीतल के सामान के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है तो बताइए। पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद है, मुरादाबाद। मुरादाबाद फेमस है किसके लिए, पीतल के सामान के लिए। अगर मैं एक चीज़ और आपसे ये पूछ लूँ, खेल के सामान के लिए कौन सा फेमस जगह है बताइए। खेल के सामान के लिए मेरठ ही फेमस है, किसके लिए, खेल के सामान के लिए। आप लोगों ने ज़्यादातर जगह कई जगह पढ़ रखा होगा, ये फैक्ट है। मेरठ किसके लिए, खेल के सामान के लिए भी फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, सेट सॉल्व करने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम इनके क्वेश्चन को पूरे अटेम्प्ट कर ले। हमें ये आइडिया लग जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे क्वेश्चन इस साल बनने की संभावना, क्योंकि ये 8 या 10 सेंटर चलाते हैं। जो इतने बड़े सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो क्वेश्चन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उन क्वेश्चन से मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये उद्देश्य है हमारा। हम इनको इनके क्वेश्चन के बैकग्राउंड से पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे। अगर आप केवल इनका आंसर लगा लेंगे तो इनके उत्तर में देखेंगे तो अगर मान लीजिए इसका सपोज मान लीजिए इसमें ललितपुर दिया है आंसर, तो एक केवल लिख देंगे ललितपुर में ये चीज़ें पाई जाती हैं, आगे कुछ भी विवरण नहीं देंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सारे छांट करके उसके बैकग्राउंड को समझें, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से बैकग्राउंड से भी पूछ लिया जाए तो आप उसको चीज़ को कर पाएँ। अगर आप केवल यहाँ पे ललितपुर के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रयागराज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो आप अधूरे रह जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का सोनराई, सॉरी आज गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह किस क्षेत्र, किस जिले से संबंध है। ये तांबा सोनराई जो रीजन है, तांबा उत्पादन क्षेत्र, ये किस जिले से संबंध रखता है। ए ललितपुर, बी प्रयागराज, सी बांदा और डी चित्रकूट। तो बताइए किससे संबंध है इसका, सोनराई क्षेत्र का। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर सोनराई की बात करेंगे तो सोनराई क्षेत्र यूपी में है और ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में सबसे बड़ा खान कौन सा है तांबा उत्पादन के लिए, तो आप कैसे लगाएंगे। आप भारत के जब भी कल्चर के बारे में देखते होंगे पिक्चर वगैरह, तो आप देखते होंगे कि जैसे राजस्थान, हरियाणा, इन रीजनों में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तांबे के बर्तन यूज़ करते हैं। आखिर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खान पाए जाते हैं। जैसे कि खेतड़ी का नाम लेंगे आप, खेतड़ी कहाँ है, भारत में प्रमुख खान है खेतड़ी। खेतड़ी खेतड़ी भारत में प्रमुख खान है और ये राजस्थान में ही पाया जाता है खेतड़ी। तो ये भारत का सबसे बड़ा खान है, किसके लिए, तांबा का।
फिर अगर मैं सिंहभूम की बात कर लूँ, सिंहभूम कहाँ पे है बताइए? सिंहभूम अगर पूछूँ तो कहाँ पे बताइए? ये झारखंड में है। JK लिखते हैं, झारखंड आसान रहेगा। झारखंड में है। और इसको कौन निकालता है, मतलब इसको माइनिंग कौन करता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। वो लैपटॉप वाला HCL नहीं है यहाँ पे, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पे माइनिंग करता है। कहाँ पे? सिंहभूमि में, जो कि झारखंड में है। अब ये चीज़ याद रखिए, ये वैसे पूछा नहीं जाता है कौन माइनिंग करता है यहाँ पे, खनन कौन करता है, लेकिन कौन से रीजन में है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंहभूम कहाँ पे? झारखंड में। ये भी किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है, तांबे के लिए। फिर आपसे पूछ लूँ मालजा मंजालाल मंजाल खंड, मंजाल मलांज खंड, मलांज खंड, चलिए मलांज खंड, खंड बताइए मलांज खंड कहाँ पे है? मलांज खंड एग्जैक्ट इसका नाम है मलांज खंड, थोड़ा सा जटिल नाम था, कन्फ्यूजन हो गया। बताइए मलांज खंड कहाँ पे है? ये MP में है। यहाँ पे खनन कौन करता है? मलांज खंड में कौन खनन करता है? यहाँ पे इंडियन कॉपर लिमिटेड करता है। इंडियन कॉपर लिमिटेड यहाँ पे खनन करता है, जो PSU है गवर्नमेंट की। आपसे कई बार पूछ लिया था गवर्नमेंट PSU और प्राइवेट जो संस्था है वो, और गवर्नमेंट का जो PSU हो, क्या डिफरेंट है दोनों में? आप एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट का 50% से अधिक शेयर जिसमें है, वो क्या है? पब्लिक PSU है। जैसे ही इसे 50% से शेयर कम हुआ, 50% प्लस का होना चाहिए, तभी मेजोरिटी शेयर जिसका होता है वही माना जाता है। अगर गवर्नमेंट के किसी भी PSU में अर्थात जो उद्योग हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनमें सरकार के 50% से अधिक शेयर हैं, तो वो क्या है? पब्लिक सेक्टर के हैं। लेकिन अगर 50% नीचे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा, जब एयर इंडिया बेचा गया तो क्या किया गया था? शेयर बेचा गया था। शुरू में गवर्नमेंट कह रही थी कि हम उसके 40% या 55% तक शेयर बेच देंगे, 50% के ऊपर शेयर बेचेंगे। लेकिन कोई खरीदार न मिलने के कारण 100% शेयर बेचने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई। लोग इसलिए नए शेयर मिल रहे थे। बताइए अब क्यों, क्या रीज़न हो सकता है? आपको मेंस में पूछा जा सकता है क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कि क्या कारण है कि लोग गवर्नमेंट जो PSUज हैं उसके खरीदार ज़्यादातर 100% शेयर ही खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यही रीज़न है। क्या रीज़न है? कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अभी भी रेगुलेट करेगी, इसलिए जब 100% उनका हो जाएगा तो वो अच्छे से उसको संचालित कर पाएंगे। यही रीज़न एयर इंडिया जो है 100% बेचा गया। LIC का भी अभी आने वाला है। LIC क्या आने वाला बताइए? उसके भी शेयर बेचे जाएंगे, LIC के भी। तो उसको लोग प्राइवेटाइजेशन समझ रहे हैं, लेकिन 100% शेयर नहीं बेचेगी, 50% मेजोरिटी से ऊपर मेजोरिटी गवर्नमेंट रखेगी। चलिए ये सब खैर बात की बातें हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे गंडक परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कौन सा जिला इनमें से है जो गंडक परियोजना से लाभ नहीं प्राप्त करता है? A दिया गोरखपुर, B दिया देवरिया, C दिया कुशीनगर और D दिया बलिया। तो अब बताइए किस रीजन में है ये गंडक परियोजना? गंडक नदी के बारे में भी आप जानते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आप यूपी का मैप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको मैप इसका। ठीक, ये गंडक नदी इस रीजन में बहती है, यहाँ पे बहती है। जब इस रीजन में बहती है तो आपको यहाँ पे बलिया जो देखेंगे तो बलिया इस रीजन में पड़ता है, सबसे पश्चिमी हो जाता है। तो बलिया को छोड़ के बाकी यहाँ पे गोरखपुर यहाँ पर है। फिर देवरिया कुछ रीजन में यहाँ पर है, और कुशीनगर यहाँ पे है। तो थोड़े ही डिफरेंट है तीनों में, ये तीनों जगह इससे लाभान्वित होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कौन कौन सा है? एक डिस्ट्रिक्ट और छूट रहा है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उसका भी नाम याद रखिए, महाराजगंज है। महाराजगंज इधर है, महाराजगंज है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होता है गंडक परियोजना से। कौन कौन से हैं? महाराजगंज हो गया, और फिर उसके बाद गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया। ये 4 जिले हैं जो कि फेमस हैं। अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, ये आप लोग जानते ही होंगे उसके बारे में। और बुद्ध की वहाँ पे क्या हुआ था बताइए? बुद्ध के से क्या संबंध है कुशीनगर का? महापरिनिर्माण कुशीनगर में ही हुआ था उनका। चलिए अगला देखते हैं हम। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन, किस रीजन में सिचुएटेड है आपको ये बताना है। ए दिया सहारनपुर, B दिया प्रयागराज, C दिया मेरठ और D दिया मुजफ्फरनगर। तो बताइए कहाँ पे सिचुएटेड है ये? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए आजकल हर चीज़ें मेरे लाइफ से जुड़ी रही हैं। प्रयागराज, तो बताइए यहाँ पे प्रयागराज से संबंध इसका करेक्ट, प्रयागराज से ज़्यादा चीज़ें जुड़ रही हैं क्योंकि एग्जामिनेशन का सेंटर भी प्रयागराज, हर चीज़ प्रयागराज में। अभी हमारा 2 आंसर निकल चुका प्रयागराज, यहाँ पे भी हमारा आंसर सही है प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज लगाए हैं तो बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी का स्थापना हुआ था 1957 में। प्रयागराज में सिचुएटेड है ये। चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमलित हैं? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही सुमलित है, ये बताएं। यहाँ पे लेखक या कवि दिया हुआ है, उनका जन्म स्थली दिया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद, उनके सामने वाराणसी दिया, और
महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको ये ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि ये कौन से लेखक या कवि कहाँ जन्मे थे। हाँ, इनकी बुक को जरूर लोग याद रखते हैं, लेकिन इनके जन्मस्थली को नहीं याद रखते हैं। लेकिन याद रखिए कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई तो रीज़न होगा, ये न्यूज़ में रहे होंगे किसी कारणवश, तो इसलिए पूछ लिया गया। तो आप चलिए यहाँ पे देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये बरेली से संबंध रखते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये वाराणसी से संबंध रखते हैं, जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पे महादेवी वर्मा की बात करें फर्रुखाबाद से संबंध रखते हैं। ऐसे में हमारा आंसर ये निकल गया। अगर आपने ये लगाया था तो बिल्कुल सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस परियोजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है। आप बताइए यहाँ पे एक चीज़, बाल श्रम उन्मूलन किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 24 या आर्टिकल 23 या आर्टिकल 22, तीनों में से किस में है। आप नीचे बस इतना बता दीजिएगा किस आर्टिकल में है। ये आपको तीनों के बारे में डिटेल लिख देंगे 2 लाइन तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर कोई एक भी व्यक्ति लिखता है तो 4 लोगों का और रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो बताइएगा ये बाल श्रम उन्मूलन किस आर्टिकल से संबंध रखता है, और इससे संबंधित कोई आर्टिकल और भी हैं क्या। 21A इसके लिए कहीं कोई प्रोविज़न करता है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से इसमें से कौन उत्तर प्रदेश की परियोजना है जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम करती है। ए दिया हुआ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, बी दिया है मुखबिर योजना, सी दिया है नया सवेरा योजना, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश में बाल श्रम से संबंध रखती है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये वो योजना है जिसको 16 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। कभी लॉन्च किया गया था, 16 जून 2017 को लॉन्च किया गया था उस योजना को। उसका नाम है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना जो कि बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए काम करती है, मतलब बाल श्रम जो है बाल श्रम उनको मुक्त कराती है, उनके लिए काम करती है। ये कौन सा नया सवेरा योजना। अब फिर यहाँ पे दिया विश्वकर्मा सम्मान योजना। अब बताइए विश्वकर्मा, आप अपने सोसाइटी में देखेंगे तो हायरार्की देखने के लिए मिलता है, स्तरीकरण जिसको समाजशास्त्र में कहते हैं वो देखने के लिए मिलता है। तो बताइए विश्वकर्मा एक कम्युनिटी होती है जिसको बढ़ई वगैरह नाम से जाना जाता है, तो वो चीज़ हो गई। इनमें कई सारे लोग आते हैं जो पारंपरिक कारीगर होते हैं, जैसे कि जो ये हाथ मतलब फसलों को काटने के लिए हंसिया बनाया जाता है। हंसिया नहीं कहते हैं, हंसिया तो सबसे पिछड़े लोगों को कहा जाता है, कुछ ऐसे ही नाम होगा, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है। तो उस चीज़ को बताइए। ये विश्वकर्मा जो होते हैं ये कई कम्युनिटियों से मिलकर बने होते हैं, और इनकी जो पारंपरिक कारीगरी वाली चीज़ें हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें क्या किया जाएगा, 10,000 से क्या किया जाएगा 10 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 10,000 से 10 लाख तक के वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। अब मुखबिर योजना की बात कर लें। यहाँ पे मुखबिर योजना भी आया हुआ है। तो मुखबिर योजना का संबंध किससे बताइए। मुखबिर योजना ये राजस्थान जिले से है, राजस्थान जिले से संबंध रखता है मुखबिर योजना। हमारे यहाँ यूपी का नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आप देखते होंगे कि हमारे वहाँ जांच करवाया जाता है, किसका, लिंग टेस्ट होता है, लिंग जांच ज़्यादातर लोग करवाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मामला कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हरियाणा और राजस्थान के रीजन में देखने के लिए मिलता है। लिंग जांच ज़्यादातर लोग करवाते हैं, उनको मार दिया जाता है। और मारने की प्रक्रिया काफ़ी डेंजरस होती है, उसके बारे में डिस्कस करना कोई ऐसा ही नहीं है। तो जो डॉक्टर जांच करता है लिंग जांच बच्चों का, उनको पकड़वाने वाले व्यक्ति जो पकड़वाता है उनको, और फिर जो पकड़ते हैं इनको अरेस्ट करते हैं, और डॉक्टरों को इस मामले को टैकल करने के लिए मुखबिर योजना लाया गया था। मुखबिर आप जानते होंगे, जो मतलब आए और उस मामले को आपके सामने प्रदर्शित करे, उसको कहते हैं मुखबिर। तो उसके लिए लाया गया था और वो राजस्थान सरकार ने लाई थी। चलिए अगला देखते हैं। वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत किसान कहा गया है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु की संख्या 9 है। यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात किया जा रहा है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादातर लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़े होंगे, क्योंकि सस्य जलवायु क्षेत्र में भी थोड़ा जटिल लग सकता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखिए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए आप लोगों ने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि ये रीजन क्या सही है। यहाँ पे कितना कहा जाता है, यहाँ पे 2 हेक्टेयर क्या सही है। यहाँ पे जो सीमांत है मार्जिनल फार्मर, इनके लिए 2 हेक्टेयर सही है। नहीं, 2 हेक्टेयर नहीं होता मार्जिनल सीमांत के लिए। मार्जिनल जो होते हैं, मार्जिनल कहिए सीमांत कहिए, दोनों एक ही बात हो गई। 0.1 से लेकर के 0.5 हेक्टेयर तक इतना कम होता है, तब जाके यहाँ पे पाए जाते हैं क्या चीज़, उनको कहा जाता है मार्जिनल ये किसान। अगर कितने से कम रहे तो उनको क्या कहेंगे हम, लैंडलेस। लैंडलेस किसको कहेंगे, भूमिहीन किसान। अगर किसी किसान के 0.20 से कम है, हेक्टेयर से कम है किसी की भूमि, तो उसको लैंडलेस बोलेंगे, उसके पास भूमि नहीं मानी जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गया। ये मार्जिनल था, मार्जिनल के बाद आ जाएगा लैंडलेस, सबसे पहले आएगा, फिर मार्जिनल आएगा, और फिर इसके बाद कौन सा आएगा, स्मॉल। तो स्मॉल किस कैटेगरी में आता है, स्मॉल फार्मर।
बताइए। स्मॉल फार्मर, बताइए स्मॉल फार्मर किस में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा। स्मॉल फार्मर की बात करें तो 0.51 से आ जाएगा 1 हेक्टेयर तक के रीजन में, इस कैटेगरी में आ जाएगा। 0.51 से 1 हेक्टेयर के बीच में अगर किसी की ज़मीनें हैं तो स्मॉल फार्मर माना जाएगा। अगर मैं और चीज़ यहाँ पे बात कर लूँ आपसे तो वो कौन सा हो जाएगा, मीडियम फार्मर। मीडियम किस कैटेगरी में आता है, मीडियम फार्मर किस कैटेगरी में आएगा बताइए। 1 हेक्टेयर से लेकर के अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर तक लैंड है तो वो मीडियम फार्मर है। यहाँ बताइए मार्जिनल दिया हुआ था, बिल्कुल गलत है ना। अगर ऐसे ब्लंडर करेंगे आप लोग तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मीडियम जो होता है वो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, इसी चीज़ों पर नोटिस कीजिए। अब लार्ज की बात कर ले, सबसे बड़े वाले का, जो सबसे बड़ा होता है किसान, उसकी बात करते हैं हम। अगर हम उसके बारे में बात करें लार्ज के लिए, लार्ज ये कितना होता है बताइए। 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, चलिए हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से, सॉरी आज थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 2 हेक्टेयर से अगर अधिक किसी की भूमि हो तो उसको क्या कहेंगे हम, लार्ज फार्मर, बड़े किसान कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी में तो 18 नहीं 9 है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है। चलिए अगले देखते हैं हम। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं बताइए। यहाँ ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर। सी दिया हुआ ललितपुर, हमीरपुर, सोनभद्र, और डी दिया ललितपुर, महोबा और सोनभद्र। तो बताइए इनमें से कौन से न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुका है, आई थिंक फर्स्ट सेट में ही हम लोगों ने किया था, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके समझा था। फिर भी आज रिकॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताइए किस जिले में, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप बात करेंगे न्यूनतम जनघनत्व का तो पहले रैंक पे आ जाएगा, कौन सा आएगा बताइए पहले नंबर पे, ललितपुर। LP लिख देते हैं, ललितपुर आप समझ लीजिएगा, LLP लिखना चाहिए। अब दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा अगर कहूँ न्यूनतम में, तो बताइए ये वो जिला है जिसके 4 राज्यों से उसकी सीमा टच करती है, तो सोनभद्र हो गया, सोनभद्र, SB लिख दीजिए, सोनभद्र हो गया। और तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बताइए, हमीरपुर, HP, हमीरपुर कर लीजिए। फिर चौथे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बताइए, महोबा, महोबा, महोबा हो जाएगा। महोबा अभी क्यों न्यूज़ में था बताइए, एक चीज़ के लिए और महोबा न्यूज़ में था, उज्ज्वला 2.0 के लिए महोबा से ही शायद लॉन्च किया गया है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। महोबा से ही लॉन्च किया, देखना क्या है कंफर्म है, महोबा से ही लॉन्च किया गया है। फिर अगर मैं बोलूँ और 4 हो गया, 5 को 5 पर देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 5वें पर नंबर कौन सा होगा, चित्रकूट, चित्रकूट सी के लिख दीजिए। अब मैं अरेंज कीजिए, पहले पे LP, ललितपुर कहाँ पे है, ललितपुर, मतलब ये दोनों नहीं, केवल B कैंसिल हुआ अभी हमारा, B अभी हमारा केवल कैंसिल हुआ है, B। अब A और फिर दूसरे पे कौन सा है, यहाँ पे सोनभद्र, 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 बस बचा हमारा एक ही हो गया, ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आपने ये लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। पहले स्थान पे हमने देखा था ललितपुर, दूसरे पे लिखा था सोनभद्र, और तीसरे पे लिखा था यहाँ पे हमीरपुर, और चौथे पे महोबा, और 5वें पे क्या लिखा था यहाँ पे चित्रकूट, सी के लिखा था हमने। तो बस एक कोड याद रखिएगा। अब सबसे बड़े जिलों की बात कर लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। पहले रैंक पे किसको रखेंगे आप बताइए, मन में सोचिए अपने कि पहले रैंक पे किस जिले को रखेंगे। पहले रैंक पे अगर हम रखें तो गाजियाबाद हो जाएगा, गाजिया B से बाद। दूसरे पे किसको रखेंगे आप बताइए, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी हो गया तीसरे पे, दूसरे पे। और तीसरे पे अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, LKO, लखनऊ हो गया। चौथे पे कौन किसको रखेंगे आप चौथे रैंक पे बताइए, संत कबीर नगर, महोबा, महोबा। 5वें पे किसको रखेंगे, 5वें पे कानपुर हो गया, कानपुर। बताइए अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो कौन सा जिला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो उस समय प्रयागराज या इलाहाबाद कहिए, प्रयागराज सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। देखिए फिर आगे प्रयागराज। चलिए अब अगला देखते हैं, ऐसे याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगला है वर्ष 2011 से 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 2011 से 1 से 2011 के बीच में कितने डेंसिटी बढ़ा है। यहाँ पे दिया हुआ 50 व्यक्ति वर्ग किमी, 55 व्यक्ति वर्ग किमी, 60 व्यक्ति वर्ग किमी, 57 वर्ग व्यक्ति किमी। बताइए कितना बढ़ा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें D, 57 व्यक्ति वर्ग किमी
हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड और मुख्यालय। यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, इसका मुख्यालय पूछा गया आपसे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड सामने दिया हुआ हैदराबाद, और यहाँ पे अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे दिया हुआ है, और फिर अगला दिया राष्ट्रीय जूट बोर्ड बेंगलुरु दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने यहाँ पे बेंगलुरु को देख के कट कर दिया, बताइए बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है ना, वहाँ पे ज़्यादातर आईटी सेक्टर से उद्योग विकसित हैं, तो यहाँ पर जूट उद्योग क्या करेगा। बिल्कुल सही आपने आइडिया लगाया। ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ए हो गया। जिन लोगों ने ए लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ से एक बार देख लीजिए दोबारा। राष्ट्रीय यहाँ पे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है, हैदराबाद में है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, अब देखेंगे हैदराबाद बीच में है। आप कन्फ्यूज इससे मत होइएगा, क्योंकि ये मतलब कोस्टल रीजन में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये चीज़ आप याद रखें, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि बीच में है, ताकि एग्जाम में जब भी आप ऐसे कथन आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि बीच में है, ये कहाँ से यहाँ आ गया। तो ये ऐसे आप याद रखिएगा। हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में, तो बीच में है ये रीजन हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है। और फिर अगर अगला बात करूँ मैं, यहाँ पे नेशनल ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पे, पुणे में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। फिर अगर यहाँ पे राष्ट्रीय जूट बोर्ड की बात कर लो तो कहाँ पे, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, बताइए। ये चीज़ हमने बताई दी आपको, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो सही आंसर हमारा हो गया ए। उम्मीद है आप सभी लोगों ने आंसर लगा लिया था। यहाँ पे राष्ट्रीय जूट बोर्ड बेंगलुरु में नहीं है, यही गलत हमारा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किया गया था किस वर्ष, आपसे पूछा गया। जनवरी 2005, मार्च 2007, जनवरी 2010, मार्च 2010। तो बताइए कब किया गया था सेटअप। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर यहाँ लगा लिया होगा। देखिए इसमें इसकी स्थापना हुई थी कब, ए जनवरी 2005 में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर 2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन की थी, तो जनवरी 2005 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक उद्यम होते हैं, कौन से होते हैं सार्वजनिक उद्यम, बताइए। पब्लिक इंटरप्राइजेज कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बताया था, आप आसानी से आंसर चुन सकते हैं इसमें। ए दिया हुआ है जिनका संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी जो इंटरप्राइजेज हैं उनका संचालन होता है तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। कथन बी दिया हुआ, जिनका संचालन और नियम नियंत्रण सरकार द्वारा होता है, बताइए इसको क्या कहते हैं, होल्ड करते हैं उसको। जिनका संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा एवं नियंत्रण सरकार द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। पब्लिक इंटरप्राइजेज के बारे में हमने बात किया था। अगर मेजोरिटी शेयर गवर्नमेंट का है, मतलब 51% लगभग हो, इससे अधिक हो, तो गवर्नमेंट उसका क्या करती है, संचालन भी करती है और फिर यहाँ पे नियंत्रण भी करती है। तो हमारा सही आंसर बी हो गया। अगर आपने लगाया था सी, तो आप सी के बारे में सोच लीजिए। सी में होता क्या है कि गवर्नमेंट उसको क्या करती है, यहाँ पे संचालित तो प्राइवेट संस्थाएं करती है, लेकिन नियंत्रित जो होती है, रेगुलेट जो होती हैं, वो गवर्नमेंट करती है। तो ये पब्लिक प्राइवेट कहते हैं, दोनों को मिल करके काम करें उसको तो कहते हैं। जैसे कि इससे मैं ले सकते हैं आप अपना कौन सा, तेजस आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रेन का। तेजस वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, प्राइवेट का भी है। तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। चलाती कौन है, संचालित कौन करती है, प्राइवेट संस्था करती है। चलिए अब अगला देखते हैं। हम यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इस सही क्रम में, स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो बताइए IFCI, ICICI, IDBI और SIDBI दिया हुआ। तो बताइए किसकी स्थापना कब हुई थी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे IFCI की स्थापना कब हुई थी। IFCI की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1948 में। 1948 में होती है इसकी स्थापना, किसकी, IFCI की। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लो तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अगर मैं न्यू दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप नोटिस करिएगा नेहरू पैलेस पे है ये। नेहरू पैलेस तो आप लोग कभी ना कभी गए होंगे, तो नेहरू पैलेस पे है ये। चलिए अब इसका देख लेते हैं ICICI के। ICICI का स्थापना होता है 1900, इसकी स्थापना 1955 में होता है। 1955 में ICICI के गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। बड़ोदरा गुजरात में स्थित है ICICI का। अब IDBI की बात कर लें। IDBI की स्थापना कब होती है, 1964 में IDBI का गठन होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। IDBI का
कि यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब मैं फिर यहाँ पे आपसे सिडबी के बारे में पूछ लूँ, सिडबी कहाँ का स्थापना कब हुआ था? सिडबी का स्थापना 1990 में होता है, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बहुत ज़रूरी है इसका हेडक्वार्टर, क्यों? क्योंकि आप यूपी आर का एग्जाम देने वाले हैं और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, LKO में, लखनऊ में है सिडबी का हेडक्वार्टर। तो आपको तीनों समझ में आ गया हो। अब अरेंज करिए कि कौन सा यहाँ पे अरेंजमेंट सही होगा। देखिए, अगर हम इसमें सबसे पुराने की बात कर ले, सबसे पुराना हमारा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा सबसे पुराने की बात कर ले तो हमारा सबसे पुराना हो जाएगा यहाँ पे 1, मतलब पहला पहले स्थान पे होना चाहिए। तो हमारा 2 तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इससे पुराना कौन सा है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा नया, तो B होगा चाहिए। हाँ, B सही है, क्योंकि ये 1955 में हुआ था। ICICI का गठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में है। IDBI की बात कर लें, अब IDBI ही आएगा ना इसके बाद, IDBI तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिडबी चौथे पे। तो सारा तो सीक्वेंस में ही है, ऐसे में हमारा आंसर निकलना जाना चाहिए ये आसानी से, कुछ सोचना ही नहीं था। लेकिन कुछ और संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि अब हो गए नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1982 में। ये क्या करने के लिए किया गया था? जो रूरल सेक्टर है उनका डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे एक वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है किसका? नाबार्ड का। चलिए, अब एक और बता दीजिए, SBI का गठन कब हुआ था? SBI को छोड़ क्यों रहे हैं, SBI का भी देख लेते हैं। SBI का बता दीजिए। SBI गठन तो 1955 में, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों के बारे में बताना है आपको, कौन सा सही है, सॉरी यहाँ असत्य है, असत्य आपको बताना। देखिए, ऐसे ही करना चाहिए हमेशा, कभी भी नीचे देख लेना चाहिए। मैं पहली बार जब UPSC दिया था उस टाइम मेरे 3-4 क्वेश्चन इसलिए गलती हो गए थे क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने असत्य नोटिस नहीं किया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि आपको 100% पता हो फिर भी यहाँ नीचे असत्य नहीं नोटिस किए तो गया वो क्वेश्चन। ऐसे में जो 3 क्वेश्चन के चक्कर में 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन और जाता है, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे इसकी स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार की। बताइए कब की गई थी? NSE का नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। इसकी स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में किया गया था। बताइए। कथन 2 दिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कौन सा इसमें से गलत है बताइए? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। देखिए, इसका गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मतलब फिरवानी समिति की सिफारिश पे किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। मनोहर जे फिरवानी, फिरवानी इनका टाइटल है, मनोहर जे फिरवानी इनका नाम है, और इन्हीं समिति के गठन पे किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बताइए? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है मुख्यालय, इसलिए हमारा दूसरा गलत है। हमें तो गलत ही चुनना था, तो हमारा B आंसर करेक्ट हो गया। और एक फैक्ट यहाँ पे याद रखिए NSE के बारे में, NSE के बारे में ये फैक्ट याद रखिए कि 3.4 ट्रिलियन की संस्था है। ट्रिलियन की संस्था है। अब ट्रिलियन का नाम आया तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखा होगा, हेडक्वार्टर हमने बता दिया आपको, हाँ बता तो दिया था, मुंबई में है हेडक्वार्टर। आपसे पूछा जाए NSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई में है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अभी हमने देख लिया 1992 में हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब मनोहर जे, यहाँ पे मनोहर जी फिरवानी, इन्हीं के अनुशंसा पे किया गया था, ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग कहाँ पे थे, ये बात कर रहे थे, मोदी जी ने सपना देखा था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। ये टारगेट कब अचीव करना है, मतलब किस डेट तक? तो आप याद रखिए 2024 से 25 तक इसको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को। ये कितने ट्रिलियन की संस्था है? ये है हमारे 3.4 ट्रिलियन की संस्था है ये, इसकी पूरी वैल्यू 3.4 ट्रिलियन है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि को दर्शाता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत में जो आय वृद्धि दर है वो धीमे हो जाती है, उसकी वजह से उस घटना को रिप्रेजेंट करता है? ये दिया उच्च पूंजी निर्माण, B दिया है वित्तीय घाटे का उच्च स्तर, और C दिया है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, और D दिया है निम्न जनसंख्या दर। तो कौन सी ऐसी घटना है जो यहाँ पे आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है? बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने C लगा है उच्च पूंजी अनुपात, तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने आईकोर के बारे में सुना होगा, आईकोर सुने हैं? अगर आपने सुना है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बताइए ये क्या होता है? मान लीजिए आपने 10 रुपये किसी संस्था में लगाया और आपने उसको 11 रुपये में बेच दिया, पूरे खर्चे करके 11 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये मार्जिन है, इसको क्या कहते हैं? रिटर्न हो गया। कितना % है ये बताइए? 10% तो है अपने आप में ये,
10% ही है ना, इतना कम मार्जिन है। तो अब यही चीज़ जो मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, मतलब अधिक लागत है, इफिशियंस नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी है इसकी, और मार्जिनल इफिशियंसी है, बहुत माइनर है इसकी इफिशियंसी, बहुत कम दक्षता है। और इफिशियंसी मतलब मेजर जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि इसकी इफिशियंसी बढ़ जाए, कैसे, जिस तरीके से, जैसे मैं बताऊँ आपको, तो मान लीजिए कि शिप के माध्यम से अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए एक्सप्रेसवे बना देना चाहिए, उसके लिए मतलब हाई स्पीड ट्रेनें चलवा देनी चाहिए ताकि जल्दी से पहुँच जाए, लागत कम आ जाए। तो इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट कम लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आय में वृद्धि दर धीमी है। हमारा सही आंसर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने तो ये समझ लिया आई कोर क्या होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कच्छ की वनस्पति दिया हुआ, वनस्पति स्थल और राज्य। यहाँ पे देवी कौड़ा उड़ीसा दिया हुआ, बी दिया हुआ है पीचावरम केरल, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, और रथु पेट तमिलनाडु। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं इसमें कहूँ पीचावरम, तो पीचावरम कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु का है, ना कि मथुपेट, इसलिए हमारा गलत हो गया डी। पीचावरम है तमिलनाडु का, और यहाँ पे दे दिया था मथुपेट, इसलिए हमारा गलत था, ये हमसे गलत ही पूछा गया था। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देवी कौड़ा का संबंध किससे, कहाँ की वनस्पति है, ये कच्छ की वनस्पति है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। कच्छ वनस्पति क्या है, अब बताइए। मैंग्रोव वन के नाम सुने होंगे आप लोग, उसी को तो कहते हैं कच्छ वनस्पति। देवी कौड़ा उड़ीसा में है, पीचावरम केरल में, पीचावरम का भी याद रखिएगा, वरम और केरल याद रखिएगा। ज़्यादातर केरल के चीज़ों का नाम देखेंगे वहाँ पे वरम ही रहेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे मुथुपेट दिया था जो कि गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, पिंचावरम तमिलनाडु में। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। इनमें से कौन सा ऐसा सूचकांक है जिसका संयुक्त रूप से यहाँ पे HDI निकाला जाता है, जिसमें HDI कौन सी संस्था निकालती है बता दीजिए। आपको याद आ रहा हो तो UNDP निकालता है। कब से निकालता है बताइए, 1990 से इसको रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे ए दिया हुआ पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति GDP। बी दिया हुआ निर्धन एवं प्रति व्यक्ति एवं शैक्षणिक उपलब्धता। सी दिया हुआ जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति आय। और डी दिया मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति GDP। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है किसके बारे में, UNDP के संबंध में। UNDP बार बार मैं बोल रहा हूँ, HDI के संबंध में, HDI। बताइए अगर आप इसमें लगा रहे हैं सी तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करें तो आप 1 मिनट के लिए रैंक बता दीजिए 2021 में भारत का रैंक क्या है, किसमें, HDI इंडेक्स में। उम्मीद आप लोगों को याद आ गया होगा, याद आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपने UPPCS में गलत करके आया है तो आपको आसानी से याद तो होगा ही होगा, क्योंकि UPSI में पूछा गया था ये। तो 131 है 189 देशों में। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पे इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे जीवन प्रत्याशा दिया हुआ, जीवन प्रत्याशा यहाँ पे दिया हुआ। फिर दूसरा क्या चीज़ है, शैक्षणिक उपलब्धि भी दिया हुआ यहाँ पे। प्रति व्यक्ति आय ये भी है, बिल्कुल सही बात है, प्रति व्यक्ति आय। हमारा सही आंसर सी हो गया। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्या कहते थे बताइए। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर शैक्षणिक उपलब्धता कितना शिक्षा ग्रहण किए हैं, मीन आयु मतलब मध्यम आयु कितना शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीज़ें हैं इसकी पिलर। चलिए अगला देखते हैं। विकासशील देशों में निजी उद्योगों में निवेश के लिए वैश्विक बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है। बताइए जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे वित्तीय फंड उपलब्ध कराने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। ये ए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और डी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। पहली बात तो अगर आपने थोड़ा भी आइडिया लगा तो IMF को ऐसे ही छाड़ देंगे, IMF सेपरेट है, अलग है। अब बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने लगाया है यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही बात है, IFC ही प्रोवाइड कराती है। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर की तो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में, WCDC में, WDC या वाशिंगटन DC कह लीजिए तो सही है, यहाँ पे है। ये क्या करती है, जो विकासशील देश हैं, देशों में निजी उद्योगों में निवेश करने के लिए
वित्त प्रदान करते हैं, फंड प्रोवाइड कराते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चलिए यहाँ पे दिया हुआ ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स का संबंध किससे है? एक हॉट मनी है, बी दिया हुआ ऐसे फंड जिसके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है, सी दिया कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की आर्थिक सहायता से। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? डी के उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप लोगों ने थोड़ा भी WTO के बारे में पढ़ा होगा तो उसको बड़े धूमधाम से निपटा देंगे। कैसे निपटा देंगे? तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि WTO में कितने प्रकार के सब्सिडी पे प्रोविजन किए गए हैं? कितने हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? पहला ग्रीन बॉक्स है, जिससे हम ग्रीन में ही लिख दे रहे हैं, ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स। दूसरा है कौन सा? दूसरा आप देखेंगे एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स। और तीसरा कौन सा है? तीसरे के बारे में बता दीजिए। तीसरा ब्लू बॉक्स है। बताइए, ये 3 तरह के दिए जाते हैं, सब्सिडी पे प्रोविजन का एक्शन लेने के लिए काम किए जाते हैं। ये कृषि से संबंधित है ग्रीन बॉक्स। मतलब अगर कृषि में किसी तरह का सपोर्ट देते हैं तो उसको ग्रीन बॉक्स में रहता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि आप थोड़े बहुत सहायता किसानों को दे सकते हैं जिससे उनकी स्थिति सुधरी रहे। लेकिन जैसे एम्बर बॉक्स में जाता है तो इस पर प्रतिबंध लगना शुरू हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी? बताइए। ए दिया गोरखपुर, बी दिया भिवानी, सी दिया पुणे और डी दिया मालदा। तो बताइए कहाँ पे 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना नहीं की गई थी? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं बात करूं आपसे तो 5 जगह 5 इसके रीजनल ब्रांच स्थापित किए गए थे। किसके? RRB का। आप लोग एग्जाम देते होंगे RRB का तो आपको पता होगा कि ये इसके 5 रीजनल स्थापना किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 को। वो कौन कौन से थे? यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। 4 कितने थे? 4 राज्यों में 5 जगह स्थापित किए गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर 4 जगह हैं और 5 राज्यों 4 राज्य हैं 5 जगह स्थापित किए गए, तो कौन सा ऐसा राज्य जहाँ 2 स्थापित कर दिए गए थे? तो बिल्कुल सही बात आपने सोचा। यूपी जो है, यूपी में 2 स्थापित किए गए थे। वो कौन कौन से थे? एक मुरादाबाद था, यूपी में 2 थे, एक मुरादाबाद और दूसरा कहाँ पे था? गोरखपुर में। यूपी जी वाला गोरखपुर है, यूपी कह रहे हैं, योगी जी वाला गोरखपुर है। ये हरियाणा वाला गोरखपुर नहीं है। मुरादाबाद और गोरखपुर ये दोनों यूपी के हैं। इन जगह दोनों जगह रीजनल ब्रांच स्थापित किए गए थे। फिर अगर 3 और देख लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? भिवानी, यहाँ पे भिवानी दिया हुआ है। भिवानी ये कहाँ पे? हरियाणा में, यहाँ पे स्थापित किया गया था। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मालदा भी दिया हुआ है यहाँ पे। मालदा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे भी स्थापित किया गया था। फिर मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में तो अब जयपुर पर लगाइएगा, जयपुर में इसको स्थापित किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। पुणे में कोई भी स्थापित नहीं किया गया था। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर बताइए। कथन दिया हुआ है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हार्ट मनी माना जाता है। हॉट मनी क्या होता है बताइए? अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हॉट मनी माना जाता है। कारण बताया गया, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। बताइए कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है इसको प्रायः हॉट मनी माना जाता है, क्योंकि आप जो मान लीजिए आपने एक इंस्टीट्यूट खोला है, संस्था, कोई विदेशी आया उसमें खर्चा निवेश करना चाहा, तो अगर वो 15% निवेश करना चाहता है तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 15% के अंदर होता है। पहले 10% था, अब इसको बढ़ा दिया गया, 15% कर दिया गया। लेकिन कहीं कहीं बुक में दे देगा अगर 10 से 15 10% के नीचे तो वो भी सही मान लीजिएगा। कुछ मामलों में बढ़ाया गया है। तो चलिए 15% के नीचे है अगर इन्वेस्टमेंट तो उसको माना जाएगा। आप ऐसे कन्फ्यूज मत रहिए, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा। वो इतना कह देगा 10% के नीचे या 15% के नीचे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट देगा आप आसानी से छाँट लेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता एग्जाम में। तो अगर 15% कोई नीचे इन्वेस्ट करता है आपकी संस्था में तो उसको क्या माना जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर माना जाएगा। और ये कभी भी बेच करके अपना इन्वेस्टमेंट निकल सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी बोला जाता है। जैसे लाभ मिलेगा उसको निकल लेगा। अब यहाँ पे कारण बताया गया कि अर्थव्यवस्था में पलायन की प्रवृत्ति नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है भाई। जब मौका उनको मिलता है निकल लेते हैं। वो लाभ नहीं मिलेगा तो भी भाग जाएंगे, अगर बेचने पर ज़्यादा लाभ मिलता है तो भी भाग जाएंगे। हमारा सी आंसर सही है, आर गलत है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं? आपको यहाँ पे बताना कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कथन 1 दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कथन 2 दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप इसमें बी लगाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। बी इसका आंसर नहीं है, इसका डी आंसर है करेक्ट।
यहाँ पे हम देखें तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, आप लोगों ने किन्स का नियम, किन्स नहीं, चलिए छोड़िए उसके बारे में, गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन है अब प्लस प्राइवेट या मार्केट की बात कर लीजिए, या मार्केट कह लीजिए, मार्केट ये दोनों मिल करके कहीं काम करते हों तो क्या क्या कहते हैं हम उस चीज़ को, मिक्स अर्थव्यवस्था। अगर कहीं पे केवल मार्केट रेगुलेट करता है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, केवल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो उसको समाजवादी कहते हैं, सोशलिस्ट सीधे लिखिए, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कहते हैं सीधे।